हेलो गाइस, मैं हूं पल्लवी एंड वेलकम टू द चैनल फटाफट सीखो। आज के वीडियो में हम डील करने वाले हैं विथ पार्ट्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ये एक ऐसा टॉपिक है जो एक वन लाइनर टॉपिक है और जिससे एग्जाम में बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं। तो इस वीडियो में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के सारे पार्ट्स याद करना मैं आपके लिए बहुत ईजी और सिंपल बनाने वाली हूँ। पर उससे पहले प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। और एक एक पार्ट को लर्न करने से पहले हम देख लेते हैं कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जब ओरिजिनली बना और आज के जो प्रेजेंट सिनेरियो है उसमें क्या डिफरेंस है पार्ट वाइज। ठीक है, तो देखिए आज जो है ना हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कितने पार्ट्स हैं? 25। तो आप इसको याद करने के लिए ऐसे करो कि एक पाई चार्ट को आप 100 से रिप्रेजेंट करते हो। ठीक है, 100 का 1/4 पार्ट में कितना होता है? 25%। तो ये 25 जो है वो आज के पार्ट्स हैं। अब बचे कितने पार्ट? 1, 2 एंड 3। अगर ये तीनों आप माइनस कर दो तो होता है 22। तो पहले थे इसमें 22 पार्ट्स। डन। अब देखिए ओरिजिनली जो 22 था उसमें से कौन सा एक पार्ट है, ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है, जो रिमूव कर दिया गया है। तो वो आपको याद करना होगा, दैट इज़ पार्ट 7। अब पार्ट 7 में क्या किया गया था? इंडियन के स्टेट्स का क्लासिफिकेशन किया गया था 3 भाग में, A, B एंड C। तो वो जो है दैट इज़ डन अवे विथ कम्प्लीटली। तो इसीलिए पार्ट 7 जो है हटा दिया गया। और इसको कौन से कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट से हटाया गया? तो वो भी था 7th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट। तो 7th पार्ट और 7th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, ये भी बहुत सिंपल है, आप इसको रिलेट करके याद कर लो। ठीक है। अच्छा, जब ओरिजिनली 22 पार्ट्स थे और आज के डेट में 25 है तो कुछ ऐड भी तो हुआ होगा। तो बिल्कुल आप सही गेस कर रहे हैं, इसमें 3 पार्ट्स ऐड हुए हैं। 9A विच इज़ म्यूनिसिपैलिटीज़, 9B विच इज़ कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ एंड पार्ट 14A ट्राइब्यूनल्स। तो इन सब को हम अभी फर्दर 1 बाय 1 अपने स्लाइड्स में देखेंगे। ठीक है। सो फर्स्ट पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज़ यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज़। तो देखिए ये इंडिया का मैप आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये पूरा के पूरा हमारा देश है और इसकी ये टेरिटरीज़ है। ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट तो हो गया कि हमारा इंडिया और उसकी टेरिटरी। अब जब खाली स्पेस अवेलेबल है तो यू कैन सी हियर डॉट डॉट्स, राइट। तो यानी कि यहाँ पे लोग जो है वो रहने लगे। अब लोग कौन होते हैं? तो लोग कहलाते हैं सिटीज़न। और लोगों को रहने के लिए इंडिया में क्या लेना पड़ेगा? यहाँ की सिटीज़नशिप। तो फर्स्ट पार्ट था यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, उसमें लोग रहने लगे, उन्होंने एक्वायर की सिटीजनशिप। तो पार्ट 1 पार्ट 2 आपका यहाँ पे क्लियर हो गया। अब जो सिटीजन्स इंडिया में रह रहे हैं तो नेक्स्ट 2 पार्ट में उनके फ़ायदे की बात की गई है। किसमें किसमें? पार्ट 3 और पार्ट 4 में। पार्ट 3 में क्या दिया गया है? फंडामेंटल राइट्स, यानी अधिकार दिए गए हैं इंडिया के सिटीजन को। और पार्ट 4 में क्या है? DPSP, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स क्या होते हैं? ये वो आइडियल्स होते हैं विच स्टेट शुड कीप इन माइंड वाइल फॉर्मुलेटिंग पॉलिसीज, एनैक्टिंग लॉज। तो ये भी एक तरीके से जो है वो सिटीज़न के फ़ायदे में हो गया, क्योंकि ये स्टेट को ध्यान में रखना है सिटीज़न के अच्छे के लिए। ठीक है। तो ये 2 बातें पार्ट 3 और पार्ट 4 हो गई सिटीज़न के फ़ायदे की बात। क्या? मेरे साथ आप रिपीट करो, पार्ट 3 फंडामेंटल राइट्स एंड पार्ट 4 DPSP। अब जो नेक्स्ट पार्ट आता है, देखिए सिटीजन्स के लिए तो इतना कुछ कर लिया गया, तो अब सिटीजन्स का भी तो कुछ फ़र्ज़ बनता है कि नहीं, उनकी कुछ ड्यूटीज़ बनती है कि नहीं। इसलिए नेक्स्ट पार्ट डील करता है विथ फंडामेंटल ड्यूटीज़ ऑफ सिटीजन्स। अब आपको ये ध्यान में रखना होगा यहाँ पे कि ये कोई पार्ट 5 में नहीं है, अलग से कोई पार्ट नहीं दिया गया फंडामेंटल ड्यूटीज़ को हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, बल्कि पार्ट 4A में ही इसको इंक्लूड किया गया है। तो आप इसको याद करने के लिए ऐसे सोच लो कि सिटीजन्स को ही एट द टॉप विथ अटमोस्ट इम्पॉर्टेंस रखा गया, इसीलिए उनको दिए गए अधिकार और DPS पे ये सबको थोड़ा सा हमने ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी। ऐसे बस मैं आपको याद करवा रही हूँ। ठीक है। और इसीलिए इनके लिए अलग से पार्ट्स बनाए गए और फंडामेंटल ड्यूटीज़ को DPSP वाले पार्ट 4 में ही अपेंड कर दिया गया। ठीक। नेक्स्ट है पार्ट 5 विच इज़ द यूनियन। 5 को आप कैसे याद करोगे? 5 उंगली मिला के जो है वो मुट्ठी बनती है ना, तो मुट्ठी जो बनती है दैट इज़ काइंड ऑफ यूनियन, वो एक ताकत होती है मुट्ठी की। ठीक है। तो पार्ट 5 हो जाएगा यूनियन। और यूनियन के पार्ट्स क्या क्या होते हैं? तो यूनियन हमारा डिवाइडेड है स्टेट्स में, यूनियन टेरिटरीज में। सो नेक्स्ट पार्ट जो 6 है वो हो जाएगा स्टेट्स, और नेक्स्ट पार्ट 8 है वो हो जाएगा यूनियन टेरिटरीज। यस, हियर पार्ट 7 इज मिसिंग। तो अब याद करते टाइम नंबरिंग
इस पे ज़रूर ध्यान देना, क्योंकि 7th पार्ट हमने शुरू में ही कर लिया था ना कि इनिशियल जो 22 पार्ट थे कॉन्स्टिट्यूशन के, उसमें से 7th हटा दिया गया था। किससे हटा था वो? तो 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1956, जब स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आया था, उससे ये हटा दिया गया था, क्योंकि हमें अब जो है स्टेट्स के क्लासिफिकेशन ABC की ज़रूरत नहीं थी। तो ध्यान रखना कि 5 से मुट्ठी, मुट्ठी से हमने यूनियन याद किया। यूनियन किस में डिवाइडेड है? स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज़ में। तो 5 का अगला 6 में तो स्टेट्स आ गया, पर चूंकि 7th हटा दिया गया है तो यूनियन टेरिटरीज़ को जगह मिली पार्ट 8 में। नेक्स्ट हम डील करेंगे पार्ट 9, 9A और 9B से। तो हमें ये पता है कि पार्ट 9A और 9B को जो है वो जोड़ा गया था पार्ट 9 में लेटर ऑन, ठीक। अब देखिए, जब हमने पिछले स्लाइड में क्या क्या बात की, यूनियन किस में डिवाइडेड है? स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज। तो अब बारी है थोड़ा सा लोकल लेवल पे सेल्फ गवर्नेंस देखने की, कि लोकल लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट्स लेवल पे, रूरल लेवल पे, ठीक है, क्या होता है। तो पंचायत होती हैं रूरल लेवल पे, ठीक है। तो इसीलिए यूनियन टेरिटरीज के बाद हम लोकल लेवल पे जब आएंगे तो अगला पार्ट आ जाता है 9, जहाँ पे हो जाएगी पंचायत। अब रूरल के लिए तो पंचायत हो गई, तो हमें अर्बन और सब अर्बन के लोकल गवर्नेंस के बारे में भी तो कुछ सोचना होगा। तो वहाँ के लिए हमने बना दी म्यूनिसिपैलिटीज़, और उसी लिए उसको ऐड कर दिया पार्ट 9A में। अब जब लगा कि ठीक है भाई, पंचायत बन गई, म्यूनिसिपैलिटीज़ बन गई, फिर भी जो सोसाइटी के लोगों को लगा कि हम लोग को भी सोसाइटी के बेटरमेंट के लिए कुछ खुद से करना चाहिए, और खुद से करने के लिए उन्होंने बना दी कोऑपरेटिव सोसाइटीज़। तो वो हो गई पार्ट 9B में। डन। अब देखिए, अब पार्ट 10 जो है वो 2 तरीके से याद कर सकते हो। पहले देख लेते हैं पार्ट 10 होता क्या है। तो वो होते हैं शेड्यूल्ड एंड ट्राइबल एरियाज़। तो हमें पता है कि ये हमारी सोसाइटी की थोड़ी पिछड़ी हुई एरियाज़ हैं, है ना। तो इसको आप कैसे याद करो? एक तो आपने 9B में क्या पढ़ा? कोऑपरेटिव सोसाइटीज़। तो आप ऐसे याद कर सकते हो कि कोऑपरेटिव सोसाइटी जो है वो क्यों बनाई गई? तो जो पिछड़ी और बैकवर्ड एरिया थी, यानी शेड्यूल्ड और ट्राइबल एरियाज़, उसके उत्थान, उसके डेवलपमेंट के लिए बनाई गई, ठीक। या फिर एक तरीका है पार्ट 10, यानी 10 क्या? 10। तो जो ज़ीरो एरियाज़ थी, ठीक है, ज़ीरो यानी थोड़ी कम डेवलप्ड एरियाज़, ठीक है, वो थी, उनको नंबर 1 बनाने के लिए जो है हमने पार्ट 10 इंट्रोड्यूस किया। या तो आप ऐसे याद कर लो। डन। नेक्स्ट है पार्ट 11, रिलेशंस बिटवीन यूनियन एंड स्टेट्स। तो पार्ट 11 यानी 1-1। हम लोग बोलते हैं ना 11 नंबर की गाड़ी से जा रहा हूँ, जब पैदल चलते हैं तो उसको बोलते हैं कि 11 नंबर की बस से जा रहा हूँ। यानी कि हमारे दोनों कदम जो हैं वो साथ में, कोऑर्डिनेशन में चलते हैं। तो स्टेट्स और यूनियन के बीच भी एक अच्छा खासा रिलेशन, अच्छा खासा कोऑर्डिनेशन होना चाहिए देश को अच्छे से रन करने के लिए। एंड देयरफॉर पार्ट 11 में हो गया यूनियन और स्टेट्स के बीच के रिलेशन। अब याद कर लेते हैं पार्ट 12, 13, 14 और 14A को एक साथ, ठीक है। देखो, 12th, जब आप क्लास 12th में आ जाते हो तो फिर अब आप सोचने लगते हो कि ठीक है, नेक्स्ट मुझे कौन सा कॉलेज मिलेगा, अगर कॉलेज मिल गया तो वहाँ पे कैसा प्लेसमेंट मिलेगा। तो जब प्लेसमेंट की बात आ जाती है तो फिर आप सोचते हो कैसी सैलरी मिलेगी। तो बेसिकली 12th से ना फाइनेंस के बारे में सोचना स्टार्ट कर देते हो, ठीक है। तो पार्ट 12 हो गया फाइनेंस, प्रॉपर्टी, कॉन्ट्रैक्ट्स एंड सूट्स। देखिए, अगर आपको एक वर्ड भी याद हुआ ना तो एग्जाम में यू कैन ईजिली मार्क द ऑप्शन, ठीक है, सो डोंट वरी। अब फाइनेंस यानी पैसा कमाना। पैसा आप 2 तरीके से कमा सकते हो। एक, या तो ट्रेड एंड कॉमर्स यानी बिजनेस कर लो, और दूसरा हो गया सर्विस, यानी कि आप जॉब कर लो। तो इसीलिए पार्ट 13 हो गया फाइनेंस के बाद ट्रेड एंड कॉमर्स, और पार्ट 14 हो गया सर्विसेज। अब नेक्स्ट आप कैसे याद करोगे? सर्विसेज से रिलेट कर लो। देखो, ट्रेड एंड कॉमर्स, बिजनेस में तो आप अपने मन मर्जी के मालिक होते हो, ठीक है, लेकिन सर्विसेज में क्या होता है ना, जब आप किसी के अंडर जॉब कर रहे होते हो तो कभी कभी आपका आर्ग्यूमेंट हो जाता है अपने बॉस से। सो देन आप याद करो कि यू विल रिक्वायर अ ट्रिब्यूनल टू सॉल्व द मैटर। तो सर्विस वाले में ही ए सेक्शन हो गया ट्राइब्यूनल्स का। सो पार्ट 14 इज ट्राइब्यूनल्स। नेक्स्ट है पार्ट 15 एंड इट डील्स विथ इलेक्शंस। तो आप ऐसे सोचो कि महीने में जो है वो 1 से 30 दिन होते हैं। तो मिड के मंथ में तो आपने इलेक्शन कंडक्ट करवा दिया, ताकि आपने सोचा कि चलो कम से कम मंथ एंड आते आते इसका रिजल्ट आ जाए इलेक्शंस का। इसीलिए पार्ट 15 को ये डायग्राम से रिलेट करके याद कर लो, इट इज़ रिलेटेड टू इलेक्शंस। अच्छा, जब भी चुनाव की बात आती है तो आपने टीवी में भी देखा होगा कि कुछ
क्लास पॉलिटिक्स, कास्ट पॉलिटिक्स होने लगती है ना, सर्टेन क्लासेस को इम्पोर्टेंस देने लगते हैं पॉलिटिशियंस। तो इसीलिए इलेक्शंस के बाद जो अगला पार्ट 16 है उसको आप याद करेंगे स्पेशल प्रोविजंस रिलेटिंग टू सर्टेन क्लासेस। अच्छा, पार्ट 17, 18 और 19 को हम थोड़ा रिलेट करके याद करने की कोशिश करेंगे, ऑल्दो 19 इज गिवन ऑन द नेक्स्ट स्लाइड, बट लेट्स सी। सो व्हाट डज पार्ट 17 डील विद? इट डील्स विद द ऑफिशियल लैंग्वेज। 18 साल का जब इंसान होता है ना, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एज। 18 साल के बाद आप एडल्टहुड गेन कर लेते हो। तो 17th में क्या है, आप बहुत ज़्यादा इमेजिन करो कि आप बहुत ज़्यादा खुश हो रहे हो कि अरे वाह, 1 साल बाद तो मैं ऑफिशियली एडल्ट होने वाला हूँ। तो ऑफिशियली एडल्ट होने वाला हूँ यानी पार्ट 17 हो गया ऑफिशियल लैंग्वेज, ठीक। अब पार्ट 18, जब इंसान 18 साल का हो जाता है ना, एडल्ट हो जाता है, तो बिल्कुल मतलब उसके लाइफ में अंदर से अफरा तफरी मचती कि वाह ना, आई एम सो फ्री, अब तो मैं बड़ा हो गया हूँ, अब मैं कुछ भी कर सकता हूँ, राइट, मेरे ऊपर ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस नहीं लगाए जा सकते। तो वो बिल्कुल भागा दौड़ी वाली उसके अंदर जो है मन में इमरजेंसी जैसी कंडीशंस पैदा होने लगती हैं। आप उसको ऐसे रिलेट कर सकते हो। जैसे इमरजेंसी में लोग इधर उधर भागते हैं, वैसे इंसान का मन भी इधर उधर भागने लगता है। एंड देयरफॉर पार्ट 18 इज इमरजेंसी प्रोविजंस। लेकिन अब हुआ क्या, आप तो बहुत खुश हो रहे थे कि आप तो 18 साल के हो गए, बहुत फ्रीडम मिल गया, बहुत मौज हो गई। लेकिन पेरेंट्स इसके थोड़ा उल्टा सोच रहे हैं। ऐसे आप याद करो, यहाँ पे आप देख सकते हो फिगर में क्या बनी है, एक मैट बनी है। तो आप तो पहले 17 में आपको लगा कि अरे वाह, आप ऑफिशियली 18 साल के होने वाले हो 1 साल बाद, तो 17 हो गया ऑफिशियल लैंग्वेज। 18 साल में आप बहुत एक्साइटेड हो गए, इमरजेंसी जैसी सिचुएशन भागा दौड़ी वाली मन में बनने लगी, तो पार्ट 18 हो गया इमरजेंसी प्रोविजंस। अब पार्ट 19 आते आते क्या हुआ, पेरेंट्स को लगा कि ये तो 18 साल का हो गया, इससे हम थोड़े जिम्मेदारी दे सकते हैं, इससे थोड़ा काम करवा सकते हैं, अब ये कोई बच्चा नहीं रहा। तो उन्होंने पकड़ा दिया आपको मैट कि भैया मैट बिछाओ। मैट क्यों? तो एम फॉर हो गया मिसलिनियस प्रोविजंस इन पार्ट 19, ए फॉर हो गया अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन पार्ट 20 एंड टी फॉर हो गया टेम्पररी ट्रांजिशनल एंड स्पेशल प्रोविजन इन पार्ट 21। अच्छा, अगर आपको अमेंडमेंट 20 में याद हो गया ना, तो आप ऐसे भी रिलेट कर सकते हो कि अरे कुछ कॉन्स्टिट्यूशन में टेम्पररी ट्रांजिशनल प्रोविजंस थे जो उतने सूटेबल या उतने अच्छे नहीं थे, तो फिर उसी के लिए हमने अमेंडमेंट किया। तो अमेंडमेंट के बाद आप टेम्पररी ट्रांजिशनल ऐसे भी याद रख सकते हो, नहीं तो हमारा मैट तो है। लास्ट पार्ट आता है कॉन्स्टिट्यूशन का, पार्ट नंबर 22, विच इज शॉर्ट टाइटल कमेंसमेंट अथॉरिटेटिव टेक्स्ट इन हिंदी एंड रिपील्स। तो देखिए 2 अगर आपको कोई 2 बार कोई बात कह पा रहा है ना, तो ज़रूर उसके पास कोई बड़ी अथॉरिटी होगी, तभी तो वो कह पा रहा है। तो अथॉरिटी से आप याद कर लो, अथॉरिटेटिव टेक्स्ट इन हिंदी। देखिए मैंने इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप आपको बहुत ही लॉजिकल वे में हर चीज़ का एक्सप्लेनेशन देते हुए इन सारे पार्ट्स को याद कराने की कोशिश की है, ताकि आप इसे अपने दिमाग में लॉन्ग रन के लिए जो है वो बिल्कुल संभाल के रख पाओ, याद रख पाओ, और एग्ज़ाम में इसको रिकॉल करके रिप्रोड्यूस कर पाओ, अच्छे मार्क्स ले आओ, ठीक है। So if you feel like watching such more videos in future, then do like and subscribe the channel and share with your friends.